साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बहन यहां पर बता रही थी। और मालेगांव केस में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका बयान इस वक्त आया हुआ है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा। आज अदालत ने भी साफ शब्दों में कहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, आतंक को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का भी बयान मालेगांव केस के फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक लाइन का बयान सिर्फ इस वक्त आया है, आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा। भगवा आतंकवाद के टर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी आक्रामक है, क्योंकि इसी टर्म को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। तो कहा गया है आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा। देवेंद्र फडणवीस यहां पर कह रहे हैं। मुस्तफा शेख, पहली प्रतिक्रिया एक तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस केस में आप कह सकते हैं कि सिर्फ ट्रायल इम्प्लीकेशन नहीं तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। और इसका अंदाजा आप जो बयान पार्लियामेंट से दिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की तरफ से, और इम्पोर्टेंटली कल राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और आज आप कह सकते हैं कि योगायोग ऐसा है कि इस केस का वर्डिक्ट आया है जिसमें सभी के साथ लोग जो हैं वो एक्विट हो गए हैं। डिटेल जजमेंट के बाद ही पता चलेगा कि क्या मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। लेकिन जितना एक लाहौटी ने जो भी केस में आप कह सकते हैं फैसला कोर्ट में सुनाया है, उसमें उस केस के पूरे बेसिक को एक तरह से चैलेंज किया गया है। किसी भी तरह से एफआईआर की टेक्निकलिटी हो, यूएपी अप्लाई करने की टेक्निकलिटी हो, मटेरियल एविडेंस हो, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं वो इन सभी को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, नहीं माना है। उसका नतीजा ये है कि सभी सातों आरोपियों को बरी किया गया है। अब इन सातों आरोपियों का यही कहना है कि उनको टॉर्चर कर उस वक्त एटीएस ने उनसे ये स्टेटमेंट्स निकलवाए थे। एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसके तहत और लोगों को एटीएस फंसाना चाहती थी। अब सवाल यही रहेगा कि जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, वो ब्लास्ट में आखिरकार कौन लोग थे, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, कैसे 6 लोगों की मौत हुई, इसका सवाल और इसकी जवाबदेही कौन लेगा। जी साहब, ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये पूरा केस जब से हुआ है तब से कई करवटें बदल चुका है, कई मोड़ ले चुका है। एटीएस ने इसको पकड़ा, उसी वक्त से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए। धीरे धीरे 2010 के बाद केस ट्रांसफर हो गया एनआईए को। उसके बाद 2015 में जब एक के बाद एक जब एनआईए ने उस पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की और उसमें कहा कि कई लूपहोल्स है एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में, उसके बाद जो ओरिजिनल एक्यूज थे उनमें से कई लोगों को बेल मिल पाया। इस केस को पहले एमसीओसीए मकोका लगाया गया था, जो हाई कोर्ट ने हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा लगवाया, ट्रायल कोर्ट ने हटाया, हाई कोर्ट ने लगवाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हटा दिया। यूएपी के सेक्शंस इसमें लगा दिए गए। उसके बाद इस मामले में जो सरकारी वकील थी रोहिणी सालियन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सॉफ्ट जाने के लिए कहा गया है। एनआईए के एविडेंस को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे और आखिरकार जो एक्यूज्ड है उनका भी ये आरोप था कि एटीएस के अधिकारियों ने मारपीट करके उनसे बयान निकलवाए थे। तो कई बार, कई मोड़, कई करवटें ये पूरा केस बदल चुका है मुस्तफा। और आखिरकार आज इसका जजमेंट, क्या आपको लगता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी है? क्योंकि 2 एक्यूज्ड अभी भी पता नहीं कहां पर वो होंगे। एनआईए की तरफ से अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं है और अदालत भी कह रही है कि इनको ढूंढकर इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया